प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। 3 दिन से न सोने के बाद एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने एक कुंडली लेकर के। कार्यक्रम बीच में छोड़ना बड़ा नुकसान होता है। मेरे वीडियो के व्यूज़ उतने नहीं बड़े होते कि मैं छोड़ दूं तो मुझे नुकसान ना हो। मेरा नुकसान हो जाता है। आप लोग अगर नहीं भी देखते हैं तो भी मेरा नुकसान हो जाता है। लगातार एक ही बार मैं नीचे आ जाता हूं, फिर मेहनत करता हूं, फिर आप लोग देखते हैं, फिर वो वीडियो व्यूज़ बढ़ते हैं, फिर जो है वो एक दिन भी गैप कर देता हूं तो वो व्यूज़ नीचे आ जाते हैं। फिर मुझे चौगुना मेहनत करना पड़ता है बनाने में। तो इस वजह से किसी भी स्थिति में मैं वीडियो को जो है वो बंद नहीं कर सकता, हमेशा ही बनाना पड़ता है मुझे। मैं अभी ऐसे दौर से गुजर रहा हूं जहां पे एक दिन भी वीडियो ना जाए तो मुश्किल हो जाएगी, वो मेरे लिए स्थिति ठीक नहीं होगी। तो इसलिए बनाने की तो बिल्कुल भी इच्छा में नहीं था, मैं कार्यक्रम पर बना रहा हूं, एकदम इच्छा नहीं थी। पर इस दौरान काम का दबाव ऐसा कि जो लोग वीडियो बनाने की फी देते हैं ना मुझे, वो ये जो कुंडली लेकर के आया हूं, इन्होंने अपनी फी मुझे सितंबर में या अक्टूबर में दी थी। इनको बात कही गई थी कि आपकी वीडियो जो है वो बन जाएगी जनवरी में, पर देखिए मार्च आ गए। और जो लोग ये चाहते हैं कि मेरी कुंडली का वीडियो विश्लेषण कराया जाए, उनकी अलग अपॉइंटमेंट बुक होती है और वो इस स्थिति में ये है, तो ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ता है। अब बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं आपके सामने उपस्थित, पर फिर भी 100% देने का प्रयास करूंगा। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, शुरू से लेकर के आखिरी तक देखा करिए कार्यक्रम। इसलिए बता देता हूं कि आप लोग मेरे बारे में थोड़ी सी बात जान तो पाओ, नहीं तो पता चलेगा कि पंडित जी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताते। बता दूंगा, परेशान ना होइए। जल्दी ही आने वाला है वो कार्यक्रम जहां मैं आपसे अपने मन की बात करने आता हूं, जैसे प्रधानमंत्री करते हैं ना, वैसे बात यही थी। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। विक्रम संवत 2040, शक संवत 1906। और व्यक्ति का जन्म जिस संवत्सर में हुआ है, एकदम सामने से बैठ करके जैसे आपको बता रहा हूं, जिस व्यक्ति का जन्म ईश्वर संवत्सर में होता है वो व्यक्ति नाम से ही ईश्वरीय गुणों को रखने वाला होता है। और एक बात, जो कि ईश्वरीय संवत्सर में जन्मने वाले जो लोग होते हैं, जन्मने वाले, वो सबके लिए मित्र होते हैं, पर अपने घर के लिए ही कई बार दुश्मन या शत्रु के जैसा व्यवहार करने वाले हो जाते हैं। हाँ, ये एक बड़ी कठिनाई है। और लोगों के बारे में कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो सबके लिए हीरा होता है, सबके लिए, समाज के लिए, देश दुनिया के लिए, पर अपने घर के लिए कोयला होता है। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये वाली स्थिति हो जाती है। आगे बढ़ के बताता हूं। जब दक्षिणायन में जन्म हुआ, मतलब समस्याओं से दो चार होना जीवन में लगा रहेगा। समस्याएं आएंगी भी और बनी भी रहेंगी, और निकटता से व्यक्ति उसको महसूस भी करेगा और उससे निकल भी जाएगा। शरद ऋतु, शुक्ल पक्ष की एकादशी और शुक्रवार का जन्म है। शरद ऋतु में जन्मे होने के कारण व्यक्ति आलसी है, अपने काम में आलस्य ज्यादा करेगा, पर दूसरों के काम में आलसी नहीं होगा। दूसरों के काम के लिए हमेशा ही व्यक्ति तुरंत तत्पर और तैयार हो जाता है। शुक्रवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव ऐसा, जहां व्यक्ति संपूर्ण तरीके से अपने आप को राजा के निकट रखने वाला, नौकरी को प्राप्त करने वाला, श्रेष्ठ मतिबुद्धि का जानकार होता है, अनुभवी होता है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों का अनुभव उसके पास इकट्ठा होती है। शुक्ल पक्ष में जन्मा है, एकादशी तिथि के कारण चंद्रमा इनकी कुंडली में शुभग्रह हो जाएंगे, जिसके कारण धन लगातार एक क्षेत्र से आने की स्थिति, व्यक्ति का बुद्धिमान होने का प्रमाण, और व्यक्ति के मानसिक चंचलता और घर में कलह के वातावरण को भी कई बार, या संतति के उत्पन्न न होने का भी कई बार प्रमाण दिखता है। शुक्ल पक्ष में जन्मा है, थोड़ा कटुवचन भाषी तो नहीं है, पर हां शुद्ध और साफ स्पष्ट बोलने वाला है। शुक्ल पक्ष में जन्मा है तो सुंदर होगा, कोई भी देख करके आकर्षित हो जाए, ऐसी स्थितियां होती हैं। क्लियर है? धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हैं ये, और ये स्थिति जो होती है वो व्यक्ति की कुंडली में व्यक्ति को धृति योग, वणिजकरण, वैश्य वर्ण और राक्षस गण, ये सारी स्थितियां निपटा करके देखता हूं तो कहीं ना कहीं वैश्य वर्ण के होने के कारण व्यक्ति बैलेंस बनाना अगर चाहे, और एक बात और है जो कि यहां पे, इसको जो खोएगा
वो बड़ा पश्चाताप करेगा, पक्की बात है। इस व्यक्ति को जिसने भी खोया है वो पश्चाताप भी करेगा। आगे बताता हूं, ऐसे इसलिए क्योंकि ये व्यक्ति झगड़ालू नहीं है, पर हां सत्यवादी है। गलत चीजें बर्दाश्त हो ऐसा होता ही नहीं है। झूठ नहीं बोलता होगा, श्रेष्ठ है, और हां कम बोलने वाला भी है। पर व्यक्ति अपनों के लिए शत्रुवत हो जाता है, ना चाहते हुए भी कई बार खुद के लोग ही शत्रु के सदृश हो जाते हैं। आगे बढ़ने पर पता चलता है व्यक्ति का जन्म राक्षस गण में, क्रोधी है और दबंग है, अपने प्रभाव को विकसित करना चाहता है, दूसरों के ऊपर अध्याय आरोपित करना चाहता है, मजबूत होकर के लोगों पे अपने प्रभावों को बढ़ा करके अपना काम सिद्ध करना चाहता है। धनिष्ठा नक्षत्र में ऐसी स्थितियां जहां व्यक्ति जो है वो कई तरीके के कामों में अनुभव इकट्ठा कर लेता है, टेक्निकल क्षेत्र का जानकार होता है, छोटी छोटी चीजों को बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण के अंतर्गत उसे बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें पता होती हैं। व्यक्ति ऊर्जावान है, और चंद्रमा अगर मंगल के नक्षत्र में बैठ जाएं तो व्यक्ति को चोर प्रकृति का भी बना देते हैं। उसके दिमाग में कई सारी चीजें चलती रहती हैं, बैलेंस बनाना कई बार ये दुष्कर या दुष्परिणाम भी जीवन में कई बार देखने को मिलते हैं। मृगशिरा या धनिष्ठा, ऐसी स्थिति कि व्यक्ति की कुंडली में जब देखता हूं तो मकर राशि का है। अब यहां से कठिनाई के एक दौर में भी व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा, जहां व्यक्ति को पारिवारिक कलह और पारिवारिक क्लेश से गुजरना पड़ता है। एक बात और है जो कि व्यक्ति के जीवन में समस्या लेकर के आ सकती है, जहां व्यक्ति का दाम्पत्य कमजोर हो सकता है, और क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र या धनिष्ठा नक्षत्र ऐसे होते हैं जहां व्यक्ति में निगेटिविटी कई बार ज्यादा बढ़ जाती है, बर्दाश्त करने की क्षमता कई बार कमजोर सी हो जाती है, व्यक्ति बैलेंस बनाने में चाहते हुए भी असफल हो जाता है। हाँ, ये बात भी है। अब आइए, आपको इनकी कुंडली में वणिजकरण है, धृति योग है, ये ठीक है, धृति योग भी परेशानी करने वाली बात नहीं है, व्यक्ति को प्रैक्टिकल माइंडेड बनाता है, और वणिजकरण में होने के कारण व्यक्ति जो होता है वो चापलूस नहीं होता, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करना चाहता है, खुद का व्यवसाय खुद का काम करना चाहता है। पर कई बार अगर उसकी प्लेटफॉर्म की स्थिति नहीं बने, या फिर कई बार अगर मौका दर मौका न भी मिले, तो भी व्यक्ति अगर चाहे तो अपना काम खुद का कर सकता है, या नौकरी भी अगर करना चाहे तो नौकरी की स्थिति भी कुंडली में बन जाती है। अब आइए, आपको इनकी कुंडली के ग्रह स्थितियों के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले सूर्य से बात करूंगा। आइए, अब आपको सबसे पहले सूर्य के बारे में बता देता हूं। ये कुंडली है कन्या लग्न की, लग्न के अधिपति। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बात करते हैं कि सूर्य की स्थिति क्या है। कन्या लग्न की कुंडली में 5 नंबर कहां है? 5 नंबर है 12वें भाव में। मतलब ये तो बात है कि व्यक्ति की कुंडली में सूर्य को व्यय स्थान मिला है, पर उसको वहां का दोष नहीं लगता है। सूर्य 12वें भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हैं। कैसी स्थिति है? 18 अंश 19 कला, हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र, और वो चंद्रमा कहां बैठा है? ध्यान से, वो चंद्रमा जन्म कुंडली में बैठा है मकर राशि में। व्यक्ति की राशि मकर की है, मैंने बात भी कही थी। तो सूर्य लग्न में बैठे 12वें भाव के अधिपति होकर के, और लग्न में बनाया बुद्धादित्य योग। मतलब ये लग्न को बलि बनाने की स्थिति है। पर ये कैसे बलि बनाएंगे? जरा विचार करिए कि अगर हम एक स्वतंत्र रूप से अगर कुंडली को समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 12वें भाव के अधिपति का लग्न में बैठना, पर वो सूर्य है जिसको कि 12वें का दोष नहीं लगता है, पर फिर भी भाव का अधिपति जहां भी बैठता है प्रभावित जरूर करता है। और चूंकि यहां पे लग्न में ही सूर्य बैठे हैं, अवस्था उनकी अच्छी है, फल देने वाली है, और जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति वहीं बैठा है, समान स्थितियों में और अच्छे परिणामों को देने वाले होंगे। पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को वो कमजोर भी करेंगे, क्योंकि व्ययेश होने का उन्हें दोष भी तो लगेगा। नहीं लगता, 12वें का दोष नहीं लगेगा, पर हां चूंकि वो व्यय भाव की अधिपति, व्यय भाव के अधिपति बनते हैं, लग्न में बैठे हैं, नक्षत्र का अधिपति जो है वो चंद्रमा पंचम भाव में बैठा है, और वहां से बैठ करके 11वें भाव को देख रहा है, जहां उसकी खुद की राशि बनती है। मकर के चंद्रमा बुरे नहीं होते, पर हां उनको कई बार वो राशि पसंद नहीं आती है। अब एक बात और है कि यहां पे सूर्य और बुध दोनों हस्त नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। मतलब क्या है कि व्यक्ति के प्रभाव में इमोशन भी है, और व्यक्ति का लग्न बलवान भी है, कमजोर नहीं है, क्योंकि लग्न में ही भद्र योग बना है। व्यक्ति देखने में सुंदर होगा, पर हां चूंकि 12वें भाव के अधिपति हैं सूर्य, लग्न में भद्र योग लगा है, कुमार अवस्था की स्थिति बन रही है, सप्तम भाव पे उनकी दृष्टि है, और सप्तम भाव के अधिपति मूल नक्षत्र में मंगल के साथ
अपने भाव से 4 घर पीछे ये 90 डिग्री पे जाकर के अटक जाता है और उसको पता ही नहीं चलता है कि धरती फाड़े तो अंदर जाएं कि राम जी के पास रह जाएं। हाँ, सच्ची बात है। व्यक्ति को या व्यक्ति की पत्नी को पता ही नहीं चलता है, या व्यक्ति को भी कई बार पता नहीं चलेगा कि वो जाए या छोड़े। कंफ्यूजन वाले स्टेट में व्यक्ति रहता है। और दाम्पत्य कमजोर, क्योंकि 12वें भाव के अधिपति टेलीबेसिस का इनकम भी कई बार प्रभावित होगा। इसके कारण व्यक्ति के समाज में प्रतिष्ठापन्न होने का दाग भी लगेगा और उसको कई बार कमजोर भी होते देखा जाएगा। हालांकि व्यक्ति का खुद का व्यक्तित्व तो बहुत बेहतर है। सूर्य बुध लग्न में बैठ करके जिस भी भाव में ये एक साथ बैठते हैं उस भाव को बली बना देते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का बुद्धिमान होना, व्यक्ति का तार्किक होना, व्यक्ति का लेखक होना, व्यक्ति के प्रभाव में वृद्धि होना, प्रत्येक दिन बचपन से लेकर के प्रत्येक दिन व्यक्ति श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। यशस्विता का भाव, कीन ऑब्जर्वेशन का मालिक, श्रेष्ठमति बुद्धि का, अपने से बड़े का सम्मान, आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना और हमेशा जानने की इच्छा और जिज्ञासु होने का भाव बढ़ जाता है। बात समझ में आ रही है ना? मुझे नींद नहीं आ रही है, अब छूट गई नींद की, पीछे बात करते हैं। यहां पे सूर्य बुध बैठे, चंद्रमा का नक्षत्र जहां, वो चंद्रमा कहां बैठा? पंचम भाव में। ये किसका भाव है? क्रिएशन का, क्रिएटिविटी। मतलब अगर सूर्य 12वें भाव के अधिपति हुए और चंद्रमा के नक्षत्र में बैठ गए, मतलब यह है कि व्यक्ति का मन और आत्मविश्वास दोनों जुड़ रहा है कि नहीं है? पर वो 12वें भाव से संबंधित है, इस वजह से कहीं ना कहीं उसका दोष उसे झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि बुध की दूसरी राशि कहां बन रही है? दशम स्थान में। और इस कुंडली के लिए चूंकि ये द्विस्वाभाविक राशि होती है और कन्या राशि जो होती है वो श्रेष्ठतम स्थितियों को प्राप्त करने वाली होती है, व्यक्ति कई बार मतलबी हो जाएगा। क्यों? अगर सूर्य अच्छे भाव के अधिपति होते तो शायद नहीं होता, भाग्य के अधिपति हो जाते तो नहीं बनने देते मतलबी। जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति होते तो मतलबी नहीं बनने देते, पर वो 12वें के अधिपति है तो मतलबी तो बनाएंगे और व्यक्ति अपने जिद पर अड़ करके अपने खुद का नुकसान भी करेगा। ये पक्की बात है, पक्की बात है। मैं इधर उधर बीच में ले जाकर के छोड़ने वाला काम नहीं करता, जो है सो है, यही बात है और पक्की बात होगी, गारंटी है मेरी, लिख के देता हूं, नकुल पाराशर का सिग्नेचर है। अपने प्रभावों को कई बार बढ़ाने के चलते, कई बार अपने प्रभावों को मजबूत बनाए रखने के चलते, अपने आप को झुकने नहीं देने के चलते, विनम्रता का भाव कई बार नुकसान में लेके जाएगा या नहीं करूंगा, इस भाव को सोच करके इस तरीके के विचारों से युक्त होने के कारण, क्रोध की स्थिति होने के कारण और कई बार भविष्य न देखने की क्षमता के न विकसित होने के कारण, क्योंकि मकर राशि है, राशि का अधिपति जन्म कुंडली में शनि उच्च का होकर के द्वितीय भाव में जहां संबंध को कमजोर भी करेगा, पक्की बात है, हां करेगा, ये बताता हूं क्यों। क्योंकि यहां पे मंगल का नक्षत्र है और वो मंगल जन्म कुंडली में यहां पे बैठ करके संपूर्ण तरीके से इसके घर को नुकसान भी करेगा। अलग बात है कि वो जन्म कुंडली में अस्तमेश भी तो है, तो उसका प्रभाव भी तो पड़ेगा। मंगल के नक्षत्र में बैठे चंद्रमा, जिसके नक्षत्र में बैठे सूर्य और बुध, सूर्य और बुध बहुत अच्छे बैठे हैं, पर व्यक्ति के अंदर एक विनम्रता का जो दर्शन होना चाहिए, दरअसल वो नहीं होगा और व्यक्ति क्षमा मांगने वाला नहीं है। जाओ तो जाओ, मुझे मेरी तुझे तेरी, हां, इस तरीके की स्थिति। पर एक बात और है, पश्चाताप का भाव है कि नहीं है? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि स्वभाव भाव है, अष्टम भाव से स्वभाव का विचार किया जाता है और इसका पूरक होता है द्वितीय भाव। यहां से भी विचार और मन में उठ रहे उद्गार और भावनाओं का विचार किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, कहीं नजर फेर न लीजिएगा और यह मत सोचिएगा कि पंडित जी पता नहीं किसकी कुंडली बता रहे हैं ना, यह कुंडली किसी की भी हो, देखने की क्षमता जागृत करने की स्थिति है। यहां शुक्र बैठे हैं द्वितीय भाव में, व्यक्ति प्रेमी है किस्म का, क्योंकि लग्न में सूर्य बुध बैठे हैं तो अकड़ रहेगी, अकड़ तो रहेगी, चंचलता भी रहेगी, मानसिक दुर्बलता का शिकार भी होगा व्यक्ति, क्योंकि 12वें के अधिपति हैं वो, सूर्य किसी अच्छे भाव के अधिपति नहीं है, बस इतनी बात है। और द्वितीय भाव में शनि है, कम बोलता है, एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, बोलता है ज्यादा, फालतू की बातें कई बार ज्यादा कर जाता है, पर जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलेगा। हां, यह भी बात है। और कि शनि यहां पे उच्च के हो रहे हैं विशाखा नक्षत्र में। अभी बात सूर्य की ही कर रहा हूं, उस सूर्य की दृष्टि यहां और लग्न में सूर्य बुध का बनना, ऐसी स्थिति में कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अधिपति दूसरे भाव में और उच्च के शनि जो कि पंचम भाव के हैं अधिपति, शनि पंचम भाव के अधिपति, जहां खुद जन्म कुंडली का लाभेश बैठा है और लाभ को देख रहा है। मेहनत करनी पड़ती है कई बार अपने आप को स्थापित करने के लिए और व्यक्ति के नेत्रों से समस्याओं में नेत्रों की समस्याओं से गुजरना भी पड़ता है। हालांकि नेत्रों की समस्या ठीक होगी क्योंकि शुक्र ठीक है, पर हां,
सूर्य 12वें में है, हड्डियों की स्थिति, पेट का दर्द, पेट की समस्या, अपच, एसिडिटी, कब्जियत, बालों की समस्या, दंत रोगी बनाते हैं। सूर्य लग्न पे हो जाते हैं तो कई बार बुध है, बुद्धि ठीक है, कीन ऑब्जर्वेशन का मालिक होता है। व्यक्ति सूक्ष्म दृष्टिकोण रख करके किसी भी बात को समझता है। वो दरअसल सामने से उसको बताएगा नहीं कि मैं इतना अच्छा सोच रहा हूं या बुरा सोच रहा हूं, पर सोचेगा जरूर, हां बोलेगा जरूर मन में। कई बार उसको वो भले एक्सप्रेस ना कर पाए, पर निसंदेह ये स्थिति जो कुंडली में लग्न में बन रही है, ये व्यक्ति के मजबूत होने से मजबूती दे रही है और व्यक्ति को कमजोर, व्यक्ति के लिए कमजोरी से ज्यादा मजबूती का भाव प्रदर्शित करती है। लग्न का बुध व्यक्ति की कुंडली में जितने भी दोष होंगे केंद्र के, सबको खत्म कर देते हैं। केंद्र के गुरु 1,00,000 दोषों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। यहां तो वो हंस योग भी बना रहे हैं, भद्र योग भी बन रहा है। लग्न का सूर्य है, व्यक्ति को ज्ञानवान, श्रेष्ठ, मजबूत, धार्मिक, पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीजें दे सकता है। मेरे पास शब्दों की कमी हो सकती है, आप अपने से खुद से जोड़ लो जो जोड़ना चाहते हो। बात समझ में आएगी। अब चंद्रमा की बात करता हूं। अब आइए आपको इनकी कुंडली में चंद्रमा कैसा फल करने वाले हैं ये बता देता हूं। पहले देखिए कि ये बनते कहां के अधिपति हैं। एकादशवें भाव के अधिपति, ये अच्छा भाव है। चंद्रमा पे यहाँ की राशि भी बन जाए या चंद्रमा इसको देख लेते हैं तो भी बहुत अच्छी बात हो जाती है, और देख भी रहे हैं। 11वें भाव के अधिपति हैं और जन्म कुंडली के 5वें भाव में बैठे हैं। सुख, समृद्धि, यश, गौरव, कीर्ति और ये सारी चीजें व्यक्ति को जीवन में मिल जाएंगी। मेहनत भी करनी होगी क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का भाव होता है और ये उसका पूरक है, तो यहां पे वो सारी चीजें मिलने वाली हैं। अब जरा विचार करिए कि चंद्रमा है कैसे। यहां पे सबसे पहले चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, मंगल का नक्षत्र। ऊर्जावान बनाएंगे, कर्मठ बनाएंगे, और चूंकि इस चंद्रमा के ऊपर से किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, पर राहु की 9वीं दृष्टि है। अब होगा क्या, राहु उच्च का है। ऐसी स्थिति में कि जब चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में होते हों और अगर राहु देख लेते हों तो व्यक्ति के दिमाग को कई बार जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला बनाते हैं। व्यक्ति निर्णय लेने के बाद पश्चाताप करेगा। मैंने जैसा सूर्य में भी बात कही थी कि जल्दबाजी में निर्णय लेने वाला, और कई बार अपनी बातों से पश्चाताप भी करेगा, पश्चाताप का भाव भी रहेगा। व्यक्ति अपने छोटे भाई बहन और अपने जो भाई बहन होते हैं, जो अपने होते हैं बिल्कुल सहोदर भ्राता, उसके साथ इसके संबंध अच्छे रहते हैं और उन लोगों से लाभ की स्थिति भी बनती है। व्यक्ति धन संचय करने वाला है, धन संचय करेगा भी, पर कई बार कुछ लोग ऐसे जीवन में आ जाते हैं जिनके कारण पूरा कंगाल हो जाता है। हाँ, क्योंकि यहां का अधिपति शनि उच्च का है, इस वजह से बल देगा। और अगर पंचम भाव के अधिपति द्वितीय भाव में जाते हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है हमेशा के लिए, प्रेम के लिए या फिर। और यहां पे एक बात और है जो कि बहुत समझने वाली है, बताता हूं, जरा निकट से समझिएगा कि चंद्रमा जो है वो ठीक है, कुंडली में कमजोर नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छे भाव के अधिपति बनके उस भाव को पुनः देख रहे हैं। तो राशि का अधिपति अगर श्रृंगार की हुई पत्नी बैठी हो और अगर उसको उसका पति देख ले तो उसका श्रृंगार करना स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। तो वही स्थिति चंद्रमा की भी बन रही है। लाभ और इच्छा पूर्ति का भाव है और वही भाव का अधिपति उसको देख ले रहा है, मतलब उसने जितने भी श्रृंगार किए थे वो सब संपूर्ण है और बहुत अच्छी है। पर बात क्या है कि व्यक्ति कई स्त्रियों को देख लेता है और कई को भा भी जाता है, उसको कोई भी पसंद कर लेता है। अरे भाई, लग्न में सूर्य बुध जो बैठे हैं, इसलिए तो ये बात जो बनती है वो व्यक्ति को कई लोग पसंद करते हैं और व्यक्ति कई लोगों को पसंद कर लेता है, जिसके कारण विष घुलता है। तो कहां, तो यहां, क्योंकि शादी तो हो जाती है और कई बार कष्ट की स्थितियां बनती हैं। अब एक बात बताता हूं, एकादशवां भाव जो होता है वो 12वें भाव का व्यय होता है और 12वां भाव क्या है, सैया सुख का। 8वां भाव क्या है, मोक्ष और मृत्यु का। 8वां भाव क्या है, यहां के अधिपति जाकर के चतुर्थ में बैठे हैं, मतलब समस्या बनेगी और पक्की बनेगी। क्यों ऐसा, क्योंकि जन्म कुंडली में सप्तम और अष्टम का योग हो रहा है सुख भाव में। ये गुरु और मंगल खराब नहीं है तो अच्छे भी नहीं है, पक्की बात है। ये अलग बात है कि अपनी राशि में बैठे हैं, मित्र हैं दोनों, बहुत अच्छी बात है, पर जरा विचार करिए कि यहां बैठा है कौन। प्रत्येक ग्रह अपने हिसाब से फल नहीं करता, उसको फल देने के लिए कई सारी चीजों पे डिपेंड होना पड़ता है और अक्षुण बनना पड़ता है, तभी कोई ग्रह अपना संपूर्ण फल देता है। यहां 9वें भाव का नहीं, वो अष्टम भाव का, वो भाग्य का व्यय था, यहां पे वो भाग्य का व्यय है, यहां वो सैया सुख का व्यय है। तो
तो लाभ का अधिपति जो सैया सुख के निकट जाने से बच रहे हैं, उस भाव का अधिपति प्रेम में आया, तो प्रेम में क्या होगा? दुराव। और एक बात और बताता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, कान के पर्दे खोल के। एकादशवां भाव पापी भाव होता है, और उस भाव का अधिपति अगर कोई शुभग्रह बन जाए तो वो अच्छी बात नहीं होती है। अब जरा कुंडली को देखिए, यहां पे उच्च के राहु हैं, यहां चंद्रमा खुद बैठे हैं, लग्न में सूर्य बुध, ये कुंडली संपूर्ण होती है। पर जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में शुभग्रह की राशि बन गई, और वो पूर्ण रूप से शुभग्रह भी हो रहा है। एकादशवें भाव में, 8वें भाव में, 6वें भाव में, तीसरे भाव में पापग्रह की राशि बन जाए और वो वहीं बैठे हो कमजोर होकर के, तो ये जातक के लिए अच्छी बात हो जाती है। पर चूंकि यहां पे चंद्रमा है शुभग्रह, और व्यक्ति का जन्म जो है वो दक्षिणायन में हुआ है, दक्षिणायन में पापग्रह जो होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, जातक को कमजोरी देने लगते हैं। बात यह है, इस वजह से यहां पे कमजोरी बन रही है। और यहां पे प्रेम में विष भी घुलेगा। व्यक्ति इमोशनल है, अपने प्रभावों को कई बार वो बता नहीं पाता है, जो चीज मजबूत होती है दिल में उसको भी कई बार वो रख नहीं पाता है। इसके कारण उसके जीवन में कई बार विष घुलने की स्थिति या आशंकाएं बन जाती हैं। बात समझ में तो आ रही होगी। अब मंगल की बात करता हूं, अब बात मंगल की करता हूं। जरा विचार करिए कि मंगल अगर किसी की कुंडली में अच्छे होंगे तो वो क्या होगा। सबसे पहली जो बात होगी कि वो व्यक्ति ऊर्जावान और अपने आप को अनुशासन में रखने वाला, अनुशासित जीवन को जीने वाला होता है। और इनकी कुंडली में मंगल कहां के अधिपति होते हैं? यहां के। और दूसरी राशि उनकी बनती है सुख भाव, सुख भाव से पीछे पराक्रम भाव में। इस कुंडली के लिए मंगल है कैसा, मतलब वो कैसा फल करेगा, अगर हम ये जानना चाहते हैं तो भाव के आधार पर वो अशुभ बन रहा है, क्योंकि त्रिक भाव का अधिपति बनता है। तो ये दोनों भाव के अधिपति अगर जहां बैठेंगे उसको क्या करेंगे? निसंदेह उस भाव में कांटे बोने का काम करेंगे, वो कर रहा है। इस कुंडली में आप गुरु मंगल को देख करके यहां पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि बाप रे बाप बहुत अच्छी कुंडली है ना। बहुत अच्छी कुंडली है वो अलग बात है, ये स्थिति है, ये कुंडली को मजबूती दे रही है। पर यहां पे ये बात गड़बड़ हो रही है, क्योंकि त्रिक भाव का अधिपति पराक्रम से धन देगा, क्योंकि पराक्रम का अधिपति होकर के धन में बैठा है, व्यक्ति को ऊर्जावान बनाएगा, व्यक्ति के माता से संबंधों को विकसित होने देगा, व्यक्ति को घर से दूर ले जाकर के स्थापित करता है, व्यक्ति श्रेष्ठ है। और व्यक्ति की कुंडली में अगर जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति बैठे हों तो व्यक्ति को घर से दूर, घर का कलह, घर में परेशान और कई बार दाम्पत्य को तोड़ने वाला बना देता है, क्योंकि अष्टमेश जाकर के जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं। पर उनकी दृष्टि देखिए तो सप्तम भाव पे पड़ रही है, जो कि उनके मित्र की राशि है, और वो मित्र की दृष्टि के साथ मित्र के भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव के अधिपति अगर जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे तो परेशान करेंगे ही करेंगे, और निसंदेह इस भाव का अधिपति अपने भाव से अगर पंचमस्त जाता तो ठीक होती। यही गुरु अगर यहां बैठे, यहां के अधिपति होकर के यहां तीसरे भाव में बैठ जाते ना तो आनंद दे देते। यहां बैठे, यहां के अधिपति होकर के यहां बैठे होते तो अच्छी होती, यहां स्थिति में बैठे होते तो अच्छी बात हो जाती, भाग्य में बैठते तो अच्छी बात हो जाती। पर वो बैठे हैं अपने भाव से चतुर्थस्थ, अपने भाव से चौथे गया ग्रह कमजोरी का कारक हो जाता है, वो पेंडुलम हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आता कि वो जाए तो किधर, इधर जाए कि इधर जाए। और एक बात बताता हूं, राम जी की कुंडली में, भगवान राम जी की कुंडली में, श्री राम जी की कुंडली में प्रत्येक ग्रह अपने भाव से चौथे गए थे, और ये कई बार कमजोरी भी हो जाती है। हां, अगर हम एक व्यक्ति के तौर पे अगर उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो यह बात बिल्कुल स्पष्टतया लिखती है कि प्रत्येक ग्रह जो अपने भाव से चतुर्थस्थ जाता है वो कंफ्यूजन में चला जाता है। हाँ, और वो परेशान करता है अपनी दशाओं में, अपनी महादशाओं में, अपने अंतरदशा में, अपने प्रभावों में कमजोरी देता है। और इस वजह से व्यक्ति को कई बार स्त्री का सुख भोगने के लिए कई स्त्रियों को ताकना पड़ता है। पर ये स्थिति उनके साथ नहीं थी, ये अब इनकी कुंडली में, मैं उनके बारे में जो बात करी मैंने वो उदाहरण स्वरूप आपसे बात करी थी। आप अगर कभी उनकी कुंडली बने तो देख लीजिएगा। तो ये स्थिति है, ऊपर से अष्टम भाव का अधिपति से। अब यहां पे ये मित्र की दृष्टि से देखेगा तो यहां पे थोड़ी सी इनको सहूलियत भी मिल जाएगी। और अगर व्यक्ति प्रयास करना चाहे तो निसंदेह उसके साथ वापस जाने का तो भाव पैदा नहीं है, या फिर ऐसी स्थिति है कि नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, पर हाँ थोड़ी सी परेशानी दिख रही है। यहां पे व्यक्ति के दुश्मन कई बार बन जाते हैं, अपने लोग कमजोर हो जाते हैं, व्यक्ति का आय ठीक होगा, व्यक्ति के पास उसके कलीग जो होंगे वो कई बार उसका साथ छोड़ देते हैं, और व्यक्ति जिस पे भरोसा करता है वही लोग कई बार नुकसान भी देते हैं। हालांकि व्यक्ति का इतना प्रभाव मजबूत है कि वो कहीं से भी हारने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता रहेगा। पर व्यक्ति के साथ समस्या बनती है कि उसके अपने ही लोग कई बार दुश्मन हो जाते हैं। यहां पे मंगल अगर बैठे हो तो व्यक्ति के साथ जो स्थिति होगी वो, एक और बात बताता हूं, नक्षत्र को देखिए, ये मंगल मूल नक्षत्र के बैठे हैं और गुरु भी मूल नक्षत्र के, जिसका अधिपति केतु त्रिक भाव में बैठा है शनि के नक्षत्र में, जो कि उच्च का है। तो केतु के लिए तो ये बात सही बनती है
पर मंगल के लिए यह बात कमजोर हो जाती है। हालांकि केतु मंगलवत ही होते हैं, पर फिर भी चूंकि वो चतुर्थ भाव है और यहां पे मंगल चूंकि नैसर्गिक रूप से नीच की राशि होती है, काल पुरुष की कुंडली में यहां 4 नंबर लिखता है, 4 नंबर में मंगल नीच के हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में होगी क्या बात कि अब व्यक्ति जितनी बार भी प्रयास करेगा किसी भी चीज को पाने के लिए, दोहरी मेहनत करनी होगी, चौगुनी मेहनत करनी होगी, 8 गुनी मेहनत करनी होती है और भागना पड़ता है। भागो, हंटर हमेशा पड़ती रहती है, पक्की बात है, और उसको आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाते। और कई बार अपना घर होते हुए भी व्यक्ति को किराए के घर में रहना पड़ता है। काम के पीछे काम का दबाव, टारगेट को पूरा करने का लक्ष्य होता है, ये बातें बनती हैं। अब बुध की बात करता हूं, अब बात बुध पे लेके आता हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। यहां बुध लग्न के अधिपति हैं और दशम के अधिपति अपने भाव में बैठे हैं, केंद्राधिपति दोष इन्हें नहीं लगेगा और यहां पे वो भद्र योग के स्पष्ट निर्माण करता भी होंगे। पर नवमांश में जब स्थिति देखता हूं तो वो बुध आपकी कुंडली में वृषभ राशि में जा रहे हैं, पर भाग्य भाव में हैं और वहां पे वो दशम स्थान के अधिपति होकर के नवमांश कुंडली में यहां बैठ रहे हैं, पर उसकी चर्चा मैं कल करूंगा। पर यहां पे अगर बात करता हूं तो बुध इनकी कुंडली में युवा हैं, फल देंगे और मजबूत देंगे। व्यक्ति की कुंडली में समस्त प्रकार के दोषों का जो हंता हो जाएगा वो लग्न में बैठा बुध हो जाता है, अगर वो मजबूत है तो। इनकी कुंडली में तो वो अस्त होने के बावजूद भी परिणाम देगा, क्योंकि डिग्री अगर देखें तो 18 और 13 का है, यहां भी तो देख सकता था 18 और 13, तो यहां पे भी स्थिति जो होती है वो बुध के अस्त होने के बावजूद बुध व्यक्ति को प्रवीण बनाएगा, कार्यकुशल बनाएगा, नेतृत्व करने की क्षमता व्यक्ति के अंदर है, क्योंकि चंद्रमा पहले ही मृगशिरा के धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं। अब जरा विचार करिए तो उस बुध की स्थिति जो है वो जन्म कुंडली में दशम भाव के व्यक्ति कार्मिक है, कर्मठ है और किसी से मांगने की इच्छा नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि यशस्विता का भाव सूर्य वो बुध व्यक्ति को ऐसे ही दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु लग्न से केंद्र में है भाई, और वो जन्म कुंडली के सुख के अधिपति, सुख के कारक हैं, मंगल के साथ बैठे हैं। अलग बात है कि वो किस तरीके का परिणाम करेंगे, पर व्यक्ति के अंदर अगर जन्म कुंडली के लग्न में गुरु बैठे हों, बुध से गुरु केंद्र में हो, गुरु से चंद्रमा द्वितीयस्थ हो रहा हो, तो यह स्थिति खराब नहीं है। व्यक्ति का अंतिम समय और व्यक्ति का उत्तरार्ध प्रत्येक दिन मजबूती की तरफ ही बढ़ रहा है, और व्यक्ति को धन के लिए, व्यक्ति को अपने मन की बात को कभी किसी के सामने कहने में स्पेस की कमी नहीं होगी। उसे कोई भी आमंत्रित कर सकता है, उसे मंच मिल सकता है अगर वो बोलना चाहे तो। मतलब क्या है कहने का? ऐसा नहीं कि वो भाषणबाजी करेगा ना, उसके पास इतनी क्षमता है कि वो अपनी बात आसानी से रख सके, क्योंकि बुद्धादित्य योग बनना और लग्न कुंडली में लग्न के बाद दूसरे भाव में शुक्र बनना सुंदर स्वर्ण और सुंदर देह को धारण करने वाला और मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले बनाते हैं। क्योंकि उस शनि की स्थिति जो कि पंचम भाव के अधिपति होकर के उच्च के बैठ करके पुनः वापस दशम भाव को देख रहे हैं, तो जरा विचार करिए, तो मंगल की स्थिति चतुर्थ पे और शनि की दृष्टि भी पड़ जाए, लग्न से गुरु केंद्र में हो जाए, तो ये कितनी अच्छी स्थिति होगी व्यक्ति के सांसारिक सुखों के भोग। अब यहां पे आप ये सवाल पूछे कि कितने धन का मालिक बनूंगा, तो ये बेवकूफी होगी, क्योंकि ये स्थिति वास्तव में ये युति अच्छी है या बुरी, ये जानने का प्रश्न नहीं है। सवाल ये उठता है कि अलग अलग हम ग्रहों को देख रहे हैं तो कैसे परिणाम दे रहे हैं, मतलब प्रत्येक ग्रह इंडिपेंडेंटली कितना फलीभूत कर रहा है अपने आप को, कितने अच्छे तरीके का फलादेश उत्पन्न कर रहा है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति मजबूत है, बुरा नहीं है। जिसने छोड़ा, जिसने पकड़ा, जिसके साथ भी इसकी शत्रुता हुई, वो निसंदेह गलत व्यक्ति हो सकता है, पर इस व्यक्ति पे संदेह करना ठीक नहीं होगा, ये पक्की बात है। बुध ठीक है और अच्छे भी हैं, वो लग्न में बैठा बुध तो व्यक्ति को कीर्तिमान स्थापित करने वाला बना देता है, और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूं। मजबूत होता है, चपल होता है, चंचल होता है, चालाक होता है, और वो तो नक्षत्र भी चंद्रमा का है। व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत है, क्योंकि बुध और चंद्रमा एक साथ जब कॉन्ट्राडिक्शन में होते हैं, या एक साथ, उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कॉन्ट्राडिक्शन बोलेंगे, जो भी बोलते हैं, एक साथ जब मैच करते हो, उसको कुछ भी बोल दिए, कंजक्शन में जब होते हो मुझे पता नहीं, तो यहां पे ये व्यक्ति के शुद्ध निर्णय को लेने वाला बनाएंगे। पर व्यक्ति की कुंडली में वो दशा सिर्फ शुभ ग्रह की स्थिति में ही होगी। अगर पापक ग्रह चलेंगे तो व्यक्ति गलत निर्णय का पारखी, गलत निर्णय को लेने वाला भी हो जाएगा। उसे तब समझ में नहीं आएंगी चीजें कि मैंने सही की या गलत। अंतिम समय में व्यक्ति को जल्दबाजी से युक्त होकर के निर्णय लेना पड़ता है, और कई बार अंतिम में सोचता है चलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा, अभी तो यही कर लेते हैं। ये बात भी बनेगी, हाँ पक्की बात है। ये बात यहां तक खत्म। अब बात देवगुरु बृहस्पति की करता हूं।
अब बात गुरु की कर लेता हूं। गुरु आपकी कुंडली में बनते हैं चतुर्थ और सप्तम के अधिपति। यह सप्तम भाव मारक स्थान होता है, इस वजह से गुरु को यहां पे अशुभ होते भी देखा जाएगा। और जन्म कुंडली में वो चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के सप्तम भाव के अधिपति और चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के हंस योग बना रहे हैं। नवमांस में ये और भी अच्छे हो जा रहे हैं, उच्च के हो जा रहे हैं। यहाँ पे वो 11 डिग्री के हैं, 28 कला के, मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के ज्ञान को कई बार कंफ्यूज होते भी देखा जाएगा। और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में यहां पे जो गुरु की स्थिति दिख रही है, ये गुरु अशुभ भाव को प्रदर्शित भी करेंगे। मतलब दोनों तरीके का परिणाम इनका देखने को मिलेगा। ये अवस्था में ठीक है, स्वराशि के हैं, मूल त्रिकोणस्थ नहीं है, क्योंकि डिग्री 11 अंश की है। और ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति की कुंडली में अगर वो स्वराशि के हैं, अवस्था में युवा हैं, तो कमजोर नहीं होंगे। फल उनका जो भी मिलेगा वो मजबूत होगा। चूंकि उनकी स्थिति यहां पे अगर देखने की हो जाती और अगर वो यहां के अधिपति नहीं होते तो शायद कुछ अच्छे परिणाम दे सकते थे। और व्यक्ति के जीवन में चूंकि अष्टम भाव पे उनकी दृष्टि पड़ रही है, अष्टमेश के साथ बैठे हैं सप्तम और सुख के अधिपति होकर के, ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में ढूंढने की प्रवृत्ति मिलेगी। खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति हो जाता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि शनि उच्च के और शुक्र स्वर्ग राशि के होकर के अष्टम भाव को देख रहे हैं। यहां का अधिपति मंगल खनिज पदार्थ, रेलवे, लोहा, मशीन, टेक्निकल चीजों का जानकार, और कई बार व्यक्ति जो होता है वो ऐसे क्षेत्र में काम करता है जो हिडन हो, जो छुपा हुआ हो। यह बात बनती है। और एक बात और है कि राहु की दृष्टि पंचम भाव पे है और गुरु जो हैं वो भाग्य भाव के कारक होकर के, सुख के कारक होकर के यहां बैठे हैं। मतलब अंत बुरा नहीं होगा, अंत बुरा नहीं होगा। व्यक्ति जितना भी मेहनत करेगा, जितना भी पुण्य का काम करेगा, उसको तुरंत वहीं मिलने वाली स्थितियों में ले जाकर के गुरु स्थापित करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहां पड़ रही है। और यहां पे दृष्टि मात्र के पड़ जाने से व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति जितना पुण्य कर्म करेगा उसको भोगना ही पड़ता है, जितना पाप कर्म करता है उसको तुरंत भोगना पड़ता है। उसकी स्थिति इस वजह से भी बन रही है क्योंकि न्याय के कारक ग्रह शनि इनकी कुंडली में उच्च के हैं और यह कुंडली कन्या लग्न की है, जहां पे शनि पंचम और छठे के अधिपति होते हैं। यह पिछले जन्म का भाव होता है, जहां पे पंचम में चंद्रमा खुद बैठे हैं। व्यक्ति स्वर्ग और नरक दोनों भोग कर आया है। क्लियर? अब यहां पे कि जन्म कुंडली में पंचम भाव पांचवी दृष्टि से गुरु यहां देखेंगे, व्यक्ति को शुद्ध बनाएंगे मानसिक स्थिति का। व्यक्ति भगवत भक्त होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि बुध और सूर्य लग्न में बैठे हैं, द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हैं, अष्टम भाव का अधिपति गुरु के साथ है। व्यक्ति ऊर्जा से भरा हुआ है। पत्नी के दाम्पत्य से संबंधित समस्याओं को देखने को स्थितियां बनती है क्योंकि सप्तम के अधिपति के साथ बैठे हैं। उस गुरु की सातवीं दृष्टि दशम भाव पे पड़ेगी, जहां उसके जो अधिपति हैं वो लग्न में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में कि गुरु और मंगल का प्रभाव व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को मजबूती देगा, हां, और डेली बेसिस का इनकम भी देगा, क्योंकि यहां पे इसके अधिपति अगर दशम भाव को देखेंगे तो व्यक्ति का कार्यक्षेत्र कमजोर नहीं होता है। व्यक्ति की कुंडली में अगर इन दोनों स्थितियों को देखता हूं तो वो कमजोर नहीं होगा। पर हां, व्यक्ति को एक बार जो कि अच्छे से समझ लेना चाहिए कि काम बदलने का दबाव फिर भी काम करता रहेगा, क्योंकि व्यक्ति अपने मन का करना चाहता है। वो किसी के अंडर में रह करके काम करने की स्थिति तभी होती है या तभी करना चाहता है जब उसके पास कोई मौका ना हो, क्योंकि याद करिए जन्म वाणिज्यकरण में हुआ है, ये बात है। अब यहां पे गुरु जब बैठेंगे तो इस भाव का यहां पे फल कैसा रहेगा, अगर इसकी थोड़ी सी चर्चा कर दूं तो व्यक्ति को स्वतंत्र मानसिकता का बना देंगे और व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ तरीके से अपने आप को हमेशा ही पदस्थ अधिकारी बनाने के बारे में सोचता रहेगा। प्रतिनिधित्व करने की क्षमता भी देंगे सूर्य, गुरु, मंगल, ये सारी चीजें। शनि भी लग्न में है तो व्यक्ति अगर चाहे तो किसी की भी सेवा करने की स्थिति बने तो हमेशा कर सकता है। धर्म क्षेत्र में कभी भी व्यक्ति किसी भी तरह की स्थितियों में जाकर के किसी की सेवा करना चाहता है, निस्संदेह उसकी स्थिति है। धर्म का कार्य राहु खुद देख रहे हैं, धर्म भाव में उच्च के राहु व्यक्ति को यात्रा करने वाला, तीर्थ में जाकर के वास करने वाला, अपने घर से दूर जाकर के रहता है तो व्यक्ति को शांति मिलती है, सुकून प्रदान होता है। जंगलों में रहने वाला, पहाड़ों में रहने वाला, ऐसी स्थितियां भी बनती हैं। व्यक्ति मंदिरों में जाकर के रहेगा तो खूब शांति मिलेगी। अगर कभी मन ना लगे तो गंगा जल का पान करना चाहिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा मकर के हैं, केंद्र में गुरु हैं, व्यक्ति को प्रत्येक नित्य कर्म में गंगा जल का इस्तेमाल करना चाहिए। हां, यह पक्की बात है। अब आइए, गुरु की नवीं दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली के विदेश भाव पे, वहां के अधिपति लग्न में, केंद्र में सूर्य बुध का बैठना, जन्म कुंडली में केंद्र से गुरु का जाना, जन्म कुंडली में केंद्र से लग्न से केंद्र में मंगल का जाना, ऐसी स्थितियां व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाकर के काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं।
और व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के अगर कोई भी काम करे तो निस्संदेह बहुत अच्छी बात होगी। अब दिशा कौन सी, तो इनकी स्थिति में अगर देखता हूं तो व्यक्ति अगर पश्चिम दिशा की तरफ निकले तो अच्छी बात होगी, या फिर आग्नेय कोण की तरफ निकले पूरब और दक्षिण के कोण पर तो बात अच्छी होगी। क्लियर है। इनके लिए सबसे अच्छी राशि जो होगी वो हो सकती है जन्म कुंडली में कर्क राशि, बहुत अच्छी राशि होगी, और उसके बाद वृषभ राशि भी अच्छी होगी। ये दो राशियां इनको सपोर्ट कर सकती हैं। अब आइए बात शुक्र की कर लेता हूं। अब व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की बात करता हूं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मुखड़े का भाव कौन होता है, मैंने एक बार कार्यक्रम में पहले भी बता रखी है ये बात। दूसरा भाव, आपका चेहरा कितना सुंदर है ये पता है कौन बताता है? देखने की बात नहीं होती कि सामने से व्यक्ति का चेहरा कितना सुंदर है, उसको खाली उसकी कुंडली में ये देख लीजिए कि उसकी कुंडली में शुक्र कहां बैठे हैं। अगर वो द्वितीय भाव में बैठे हों तो ये बहुत अच्छी बात होती है। व्यक्ति का सुंदर मुखड़ा, सुंदर पत्नी का मालिक, सुंदर धन का, स्वर्ण आभूषणों से युक्त, मजबूत स्थिति का, अर्थ की स्थिति अच्छी होती है। व्यक्ति धन से युक्त होता है, परिपूरित होता है, सांसारिक सुखों का भोक्ता होता है, वाहन का, भूमि का, और पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, आप जो भी जोड़ना चाहें सबका वो सुख आराम से भोग लेता है। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि यहां जो पड़ रही है भाई, और पंचम भाव तो सुख का होता है ना, धन का सुख, यह धन भाव तो धन का सुख, तो धन से सुख का संबंध बना, फिर वापस से सुख से संबंध बन गया धन से। ऐसी स्थिति अच्छी होती है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। स्वाति का बैठना, मैंने एक बात बताई थी ना कार्यक्रम में कि अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव से शुक्र का या राहु का संबंध बन जाता है तो वो व्यक्ति के धन देने की स्थिति या धनवान होने की स्थिति मजबूत करता है। पर कमजोरी कहां होती है? व्यक्ति को पर्सनल लाइफ में कमजोरी मिल जाती है, क्योंकि शुक्र शत्रहंस के हैं, ये मजबूत हैं, तुला राशि के बैठे हैं, स्वग्रही हैं, और साथ ही साथ वो उच्च के शनि भी वहां पे बैठे हैं, मतलब ये खटास भी पैदा करेंगे। शनि है, नैसर्गिक रूप से तो अपना काम करेंगे ना वो, तो वैचारिक जो मतभेद की स्थिति है वो हमेशा व्यक्ति के अपने कुटुंबजनों से बना रहता है। कोई भी सपोर्ट कई बार नहीं करता है, और अंतिम समय में व्यक्ति के पास कोई भी नहीं होता है, कई बार उसके अपने ही लोग शत्रु बन जाते हैं। हाँ, और कम बोलने के कारण, क्योंकि एक्सप्लेनेशन की तो पावर है नहीं, मंच है पर व्यक्ति बोलना नहीं चाहता है। लग्न के दूसरे भाव में शनि का बैठना व्यक्ति को मंद गति से और कम सूक्ष्म और बिल्कुल पिच छोटी होती है, कम बोलता है, शुद्ध बोलने वाला होता है, जजमेंटल होता है, तुरंत किसी व्यक्ति के बारे में तुरंत ही निर्णय लेने वाला हो जाता है। और तुरंत ही, अगर एक बात बता दूं तो ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति खुद के बारे में भी खुद से नहीं जानता है पर दूसरों के बारे में तुरंत ही एक निर्णय और एक आम निर्णय पे या खास निर्णय पे पहुंच जाता है, यह स्थिति होती है। तो शुक्र यहां ठीक है, धन के लिए कमजोर नहीं है। दरअसल वो आपकी कुंडली के लिए शुभदायक हैं, क्योंकि वो धन भाव के अधिपति हैं और उनकी दूसरी राशि बन रही है भाग्य भाव में। भाग्य भाव के और धन भाव के अधिपति होकर के धन भाव में उच्च के शनि के साथ बैठे हैं। जरा गौर करिए कितनी अच्छी स्थिति बनती है, क्योंकि जन्म कुंडली के भाग्य भाव का अधिपति शुक्र जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति शनि के साथ धन भाव में बैठे हैं। अब ये थोड़ी सी बात नहीं है अच्छी, दरअसल बहुत अच्छी बात है, जहां दोनों त्रिकोणों के अधिपति द्वितीय भाव में बैठते हों। मारक भी होंगे पर वो अलग बात है, उसकी बात अभी हम ना करें तो अच्छी बात है। पर यहां पे बात अच्छी बन रही है, क्योंकि शुक्र राहु के नक्षत्र में संसाधन, सुख और इंद्रियों के सुख के पीछे व्यक्ति को भागने का कई बार लालसा देने वाले हो जाते हैं। व्यक्ति की पत्नी कई बार शक और संदेह करने वाली भी हो जाती है। अब आगे शनि की बात कर लेता हूं। उस शुक्र की दृष्टि यहां थी, मैंने बताया व्यक्ति को कमजोर करता है और व्यक्ति को मजबूत करता है। कमजोर किस मामले में? चूंकि राहु से प्रभावित है, व्यक्ति कई बार वीर्यहंता हो जाता है, और दूसरी बात यहां पे व्यक्ति खोजी प्रवृत्ति का होता है, उसको तुरंत ही कोई पसंद आ जाता है। और चूंकि मन कमजोर नहीं है, भटकने वाला है, क्योंकि बुध लग्न में बैठे हैं, चपल नेत्रों का है, वो एक ही झटके में सारी चीजें सर से लेकर के पैर से लेकर के नाखून से लेकर के सर के बाल तक सब कुछ देख लेता है। हाँ, अब आइए शनि की बात कर लेता हूं। अब बात शनि की करता हूं। इस कुंडली के लिए, कन्या लग्न की कुंडली के लिए वो पंचम और छठे भाव के अधिपति हैं, पर उनकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में फंस रही है, इसे फंसना कहते हैं। पर एक बात अच्छी भी है कि वहां पे विषम संख्या का निर्माण हुआ है, और यहां से तृतीय एकादशवें के मामले में गुरु गए हैं, मतलब इस भाव से तृतीय एकादशवें। मंगल की स्थिति जो है वो जन्म कुंडली में चौथे भाव पे देख रही है, और यहां के अधिपति होकर के अपने भाव से पंचमस्थ जाकर के उच्च के होकर के बैठे हैं। ऋण लेना चाहें ले लें, पर किसी को घूस देना चाहते हैं, रिश्वत देना चाहते हैं, ब्याज पे पैसे देना चाहते हैं तो दे दीजिए। रिश्वतखोरी करना चाहते हैं, शेयर सट्टेबाजी लॉटरी आदि में लाभ लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। देना लेना टेबल के नीचे से
कर सकते हैं, पर देश को नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे शनि विशाखा के हैं और ये आपकी कुंडली के लिए अशुभ हैं, क्योंकि पंचम होने के साथ साथ छठे भाव के भी तो अधिपति हैं और द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो कमजोर होंगे ना। ये द्वितीय भाव मारक भाव होता है, और अगर कई बार शनि जब मारक भाव से प्रभाव बना लेते हैं, संबंध कर लेते हैं, तो वो सबको मारक हटा करके अपने खुद प्रबल मारकेश हो जाते हैं, प्रबल मारक बन जाते हैं। हाँ, ये पक्की बात है और यही बात होती है। तो यहाँ पे शनि अशुभ हो रहे हैं, पर वो उच्च के हैं, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में विष घोलने का काम करने लगते हैं। व्यक्ति कई बार अपने लोगों का समुचित लाभ नहीं ले पाता है। अस्त्र शस्त्र से व्यक्ति कई बार जो होता है वो प्रताड़ित होते हुए देखा जाता है। कई बार व्यक्ति जो होता है वो एक्सीडेंटल हो जाता है। बार बार घटनाक्रम, एक ही चीजें बार बार होती रहती हैं। लगातार पैर में चोट लगेगा तो लगातार लगती रहेगी। कोई गाय भागेगी पीछे तो बैल भी भागने लगेगा। इस तरीके की स्थितियां होती हैं। जीवन में लगातार एक ही चीज बार बार होती है, बार बार इत्तेफाक की स्थिति ज्यादा हो जाती है और व्यक्ति कम बोल करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। बहस नहीं करता क्योंकि सूर्य लग्न में है और कम बोलने की आदत, और जब बोलेगा भी तो उटपटांग बोलेगा क्योंकि लग्न में बुध है, वो 12वें भाव के अधिपति से युति कर रहा है। तो ये स्थिति है, काम का नहीं बोलेगा। जिस बात को फोकस करके बोलने की इच्छा रखेगा मन में, वो अंतिम समय में आकर के भूल जाता है, बोलना ही नहीं है, और इस वजह से व्यक्ति का काम नुकसान में होता है। पर व्यक्ति धन का भोगी होगा और धन को बचा करके रखना भी चाहता है, क्योंकि सूर्य और बुध का लग्न में जाना, शुक्र है धन में, इमोशनली खर्च करेगा, दूसरों के लिए कई बार पैसे खुद से ले लेगा और दे देगा और फिर बाद में पश्चाताप करेगा, नहीं दिलवाना चाहिए था, गड़बड़ हो गई बात। इस तरीके की गलती कभी ना करे। बीचवान कभी ना बने। खुद से जो भी काम करना हो बिल्कुल सामने से आकर के खुद से बात करें। आपके पास इतनी क्षमता है, आप कर सकते हैं। सूर्य लग्न में बैठे हैं और प्रभाव है, आपकी वाणी का प्रभाव भी पड़ेगा। थोड़ा सा उसको और ज्यादा बुद्ध के मंत्रों के जप करके उसको और भी बढ़ाया जा सकता है। सूर्य के मंत्रों का जप करके उसको और भी क्लियर किया जा सकता है। शिव जी की पूजा करके अपने आत्मविश्वास में, सूर्य की पूजा करके व्यक्ति अपने आत्मविश्वास में, हनुमान जी के बजरंगबली का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करके व्यक्ति अपने आत्मविश्वास में वृद्धि कर सकता है। ये बातें बन रही हैं। जन्म कुंडली में शनि प्रभावहीन नहीं है, वो ठीक है, उनकी दृष्टि यहां पड़ रही है और यहां पे पापक ग्रहों का प्रभाव बढ़ रहा है, क्योंकि शनि भी देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं, इसके पीछे जो है वो केतु बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो देख रहा हूं तो आगे ही भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं। केतु भी शुभग्रह होते हैं, हालांकि वो तृतीय भाव में बैठे हैं, मंगल की राशि में, मंगलवत परिणाम व्यक्ति के जीवन में वो शम बने हुए हैं, न तो मध्यम है, न तो बहुत ज्यादा नुकसान देगा, न बहुत ज्यादा हानि। और राहु इनकी कुंडली में शुभ बना हुआ है, परिणाम अच्छा है उसका, कभी भी वो अपनी दशाओं में निगेटिव नहीं देगा और न ही व्यक्ति को जीवन में परेशानी करने वाली स्थितियों में ले जाता है। इनकी कुंडली के आधार पर अगर मैं देखूं तो कौन से ग्रह की दशा कैसी रहने वाली है, एक बार बता दूं इसे दो तरीके से। तो सूर्य की दशा अच्छी जाएगी, चंद्रमा की दशा ठीक जाएगी, अच्छी और ठीक मतलब ठीक है, मंगल की दशा भी ठीक ठाक जाएगी, बुध की दशा बहुत अच्छी जाएगी, गुरु की दशा भी अच्छी जाएगी मतलब सामान्यतया से बेहतर, शुक्र की दशा भी अच्छी जाएगी, बहुत अच्छी जाएगी शुक्र की दशा भी। शनि की दशा थोड़ी कमजोर और नुकसान देने वाली, परेशानी देने वाली और हेडेक देने वाली, माथे का दर्द, सीने का दर्द, बदन का दर्द, आलस्य, प्रमाद, विरोध, अपने लोगों से दूर जाना, अपने लोगों का नुकसान होना, इस तरीके की स्थिति, खुद का नुकसान होना, खुद का एक्सीडेंट होना, झगड़ा फसाद में फंस जाना, कोर्ट केस में लेके चले जाना, ऐसी स्थितियां भी बनेंगी। राहु और केतु कमजोर जाएंगे। कई बार कमजोर इस वजह से नहीं जाएंगे कि वो आपकी कुंडली में, राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे हैं और वो कमजोर भी नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि उनकी स्थिति कृतिका नक्षत्र की है, सूर्य की है, वो नक्षत्र का अधिपति लग्न में बैठा है, वो व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर करने वाला बना रहा है और इस वजह से व्यक्ति को इस बात पे काम करना ही होगा कि उसको, अब इस कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो न तो धन की समस्या है, न सुख की समस्या, सुख की समस्या है और उसको आपको ठीक करने के लिए इंतजार और अपने बुद्धि को विकसित करना होगा, जो कि आपके पास है। आप एक्सप्लेन करिए, लोग आपको सुन लेंगे और आपकी जीत हो जाएगी। खुद को जितना ज्यादा हो सके बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करिए, अपने प्रभावों को मजबूत करिए और जितना ज्यादा हो सके मांसाहार से दूर रहें। आपकी कुंडली के आधार पर अगर और भी बात करता हूं तो सूर्य, मंगल, चंद्रमा और गुरु, इनकी दशाएं मील के पत्थर के लायक होंगी, साबित होंगे। आप इस दशा में मेहनत ज्यादा करेंगे और इसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा। सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु। उसके बाद शुक्र, राहु, केतु, शनि और बुध, इनकी दशाएं
सामान्य जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और यूं ही निकल जाएंगी। पर एक बात और देख लेता हूं, तो अभी की दशा के हिसाब से आपकी कुंडली में अभी दशा गुरु की ही चल रही है, जो कि कैसे हैं, आपकी कुंडली के लिए अशुभ है, क्योंकि वो सप्तम भाव के अधिपति होकर के अष्टम भाव के अधिपति के साथ युति करके चतुर्थ भाव को बिगाड़ रहे हैं। इस दशा में दाम्पत्य का टूटना, दाम्पत्य का छूट जाना, दाम्पत्य में कमजोरी, आय में कमजोरी, कई बार अपने ही लोग शत्रु बनेंगे और घर का सुख बिगड़ेगा। सुंदरकांड का पाठ घर में जरूर कर लेना चाहिए खुद से, मंगलवार के मंगलवार। अगर कोई स्त्री हो तो जरूर, बहन हो, माताजी हो, जरूर करवाइए। बजरंगबली के सामने सरसों तेल का दिया प्रत्येक दिन जरूर जलाइए, इससे आपको लाभ हो जाएगा। आप कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। बहुत बातें कर ली, थक भी गया आप। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।